Come on, lift your leg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Come on, walk, walk. बच्चों को walk. इंस्ट्रक्शन देते Very good, ये है very कमलेश good. बाबूलाल Go. यादव की आवाज। कमलेश मुंबई के सायन के लिटिल एंजल्स हाई स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं। कमलेश को हाल ही में पद्म भूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल आदर्श शिक्षक गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के महान शिक्षा क्रांतिकारी डॉक्टर भाऊराव पाटिल की स्मृति में दिया जाता है। भाऊराव पाटिल को 1959 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। उन्होंने गांव-गांव तक, गरीब गुरबों तक, हर महिलाओं तक शिक्षा पहुंचाने के लिए रैयत एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। महात्मा ज्योतिराव फूले के संगठन सत्य शोधक समाज के सक्रिय सदस्य थे भाऊराव पाटिल। भाऊराव ने 38 कॉस्मोपॉलिटन बोर्डिंग स्कूल, 578 स्वयंसेवी शाला, 108 माध्यमिक शाला और 3 महाविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने महात्मा गांधी से भी मुलाकात की थी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रंगारंग इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समर्पित शिक्षक कमलेश बाबूलाल यादव की, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। डॉक्टर भाऊराव पाटिल की विरासत को आगे बढ़ाने वाली इस शिक्षा योद्धा की कहानी सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है प्रेरणा का। तो आज की इस विशेष इंटरव्यू में हम उनकी प्रेरणादायक यात्रा, चुनौतियों और शिक्षा के भविष्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत। कमलेश, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म रंगारंग इंडिया पर। धन्यवाद। सबसे पहले आपको पुरस्कार मिलने पर ढेरों शुभकामनाएं रंगारंग इंडिया की तरफ से। धन्यवाद आपका। कमलेश, आदर्श शिक्षक गौरव पुरस्कार मिलने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ईमानदारी से कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये मेरी गर्व का पल है, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी है। यह केवल मेरा नहीं, मेरे छात्रों, उनके माता पिता, मेरे सभी सहकर्मियों और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उन सभी का मेहनत है। मेरी परिवार जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, ये सब उन सब के साथ में ये जुड़ा हुआ है। और मुझे ये पुरस्कार मिलने के बाद एक अच्छी प्रेरणा मिली है और मेरे साथ इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। पुरस्कार मेरे लिए मायने रखता है कि मैं इससे जो जुड़ा हूँ, इसके द्वारा मुझे और भी काम करने की प्रेरणा मिल रही है। मेरा काम और भी अच्छे तरीके से करूँ और ऐसे ही मैं मेरे छात्रों, मेरे ट्रेनिंग के द्वारा, मेरी कोचिंग के द्वारा मेरे छात्रों को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने की एक अच्छी प्रेरणा मुझे मिल रही है। क्या आपको भरोसा था कि ये पुरस्कार आपको मिलेगा? देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा कोई भरोसा नहीं था। मैं बस मेरे ट्रेनिंग के द्वारा, मेरे जो कोचिंग है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे छात्र हैं, कोशिश करता हूँ कि वो अच्छे काम करते रहें, अच्छे इंसान बने, अच्छे अपने स्टडीज़ के द्वारा, अपने खेल कूद के द्वारा अच्छा नाम कमाएं और मुंबई, महाराष्ट्र और भारत में अपना नाम करें। कमलेश, इस पुरस्कार की रेस में आपके साथ और कितने टीचर शामिल थे? एक्चुअली देखा जाए तो ये जो पुरस्कार है पूरे महाराष्ट्र लेवल पे किया गया था और जहां तक कि मुझे लग रहा है कि हम महाराष्ट्र से कुल 27 लोगों का चयन हुआ है और इसमें अलग अलग फील्ड के द्वारा, जैसे मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हूँ, वैसे ड्राइंग के या फिर कुछ अपने अपने सब्जेक्ट वाले जो विशेष लोग हैं, जो यूनिक कार्य करते हैं, जो डिफरेंट कार्य करते हैं, उन सभी लोगों को सम्मिलित किया गया था इसमें। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब कुछ मैथमेटिक्स के, कुछ फिजिक्स के, कुछ सिविक्स के, इस तरह के अलग। जी। ओके। मैं स्पेशली विशेष तौर से स्पोर्ट्स के थ्रू में वहां पर मेरा चयन हुआ। ओके। कमलेश, आप अपनी टीचिंग जर्नी के बारे में बताएं। मेरी जो टीचिंग जर्नी रही है वो 2008 से स्पेशली स्टार्ट हुई है जी। उसके पहले तो मैं कोचिंग करता था। मैं बेसिकली एक स्केटर हूँ और स्केटिंग करते जब मैंने देखा कि लोग मुझे कोचिंग की अपॉर्चुनिटीज आने लग गई, तो जब कोचिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे ऐसा लगा कि यार, जब मुझे कोचिंग करनी थी थोड़े अच्छी और विशेष तौर पे होनी चाहिए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। तो मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो स्पेशली स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया, जहां पर बैचलर डिग्री होती है और मास्टर्स डिग्री होती है। मैंने फिर बैचलर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिर मास्टर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और साथ ही जो सरकार द्वारा अलग अलग स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं, जैसे साइट के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, NIS वगैरह होता है, तो मैंने वो अपने
करियर में इंक्लूड किया, उसको पूरे कंप्लीट किया और फिर पूरी तरह से कोचिंग के साथ साथ अच्छे से इंक्लूड किया। और 2008 में मुझे लिटिल एंजल्स हाई स्कूल साइन में जो स्कूल है जी जी। वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जहां पर मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर काम करता हूँ। आज मैं वो स्कूल का स्पोर्ट्स इंचार्ज हूँ। बहुत बढ़िया। और साथ ही उसमें क्या हुआ कि स्कूल के जितने मेरे ट्रस्टी मेंबर्स हैं, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, सभी लोग का योगदान बढ़ा रहा है। और ट्रस्टीज ने, मैनेजमेंट ने मुझे भरोसा दिलाया कि मतलब उनका ऐसा भरोसा था कि कमलेश आप दिल खोल के काम करो, हम कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ हस्तक्षेप नहीं करेगा। और वो पूरी तरह से हमें आजादी दी कि आप अपना बेस्ट करते रहिए। और उस आजादी का आज हमें ये पुरस्कार मिला है, उसका मेहनत जो है वो आज मुझे दिखाई दे रहा है। इसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन ये सब सहयोग, सबका सहयोग मिला, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। जी। बहुत बहुत बढ़िया। डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी, जिनके नाम पर यह पुरस्कार बना है और जो पुरस्कार आपको मिला है, उनसे आप क्या सीख लेते हैं? डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी का शिक्षा का ऐसा संदेश रहा है कि शिक्षा सीमित नहीं होनी चाहिए, ये केवल किताबों तक नहीं सीमित रखी, इसे जन जन तक पहुंचाया जाए। और उन्होंने पहले अपने करियर में यही कोशिश की कि ये शिक्षा जितने से ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा है। मैंने बस वही कोशिश की कि मेरा जो अनुभव है, मेरा जो ज्ञान है, मेरे हर एक छात्र तक पहुंचे। मेरे पास जो कला है वो हर छात्र तक पहुंचेगी। मेरे जो गुण है जब हर छात्र तक पहुंचेगा तो उन्हें विशेष स्तर ऊपर उठकर आएगा ही। मैंने उनका एक सिद्धांत जो मुझे बहुत प्रेरित करता है, अर्न एंड लर्न, ओके। कि आप सीखिए, कमाइए और सीखिए। उसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहूं, ताकि वो एक अच्छे बेहतर इंसान बने, समाज में कुछ अच्छा कार्य करें। आज के जो टीचर्स हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के हो या शहरी क्षेत्रों के, उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनसे वो कैसे पार पाएंगे? देखा जाए तो आज का जो माहौल है वो अब एआई वाला माहौल ज्यादा हो गया है, और साथ ही डिजिटल एजुकेशन भी आ गई है। उस चीजों को हमें पार पड़ाना है। उस रोबोटिक का माहौल है, मतलब एआई वगैरह जितना भी आज नए नए सब रूल्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें उससे अपडेट रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये सब के लिए हमको एक दूसरे का साथ होना चाहिए, हमारे आपस में टीचर्स में कोलैबोरेशन होना चाहिए, ताकि कैसा है कि हम जब एक दूसरे से अपना अनुभव शेयर करेंगे, हम कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, हम उसे आसानी से ऊपर ले जा सकते हैं। सरकार द्वारा नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उससे हमें अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जब तक हम नए नए टेक्नोलॉजी से, डिजिटल माहौल से अगर हम अपडेटेड नहीं रहेंगे, तो बच्चों का उसमें हम बच्चों को ऊपर ले जाने में थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, सही दिशा सही दिशा नहीं दे पाएंगे। अगर उससे हम अपडेटेड रहेंगे, एक दूसरे का कोलैबोरेटिव जो एजुकेशन हम अगर संभालेंगे, तो बच्चों को बहुत आसानी होगी, हम उसे एक लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर मैं मेरे खेल की बात करूं, तो जो खेल में नए नए रूल्स आते हैं, अपडेटेड रहते हैं, नई नई जो स्किल्स आती हैं, जी, जी, तो एआई वगैरह ने उन्होंने बहुत आसान कर दिया है। उससे हम उन बच्चों को एक एक स्किल्स को इतना अच्छे से बारीकी से इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, बच्चा आसानी से उसे कैप्चर कर सकता है, क्योंकि उसमें अलग अलग गतिविधियां दी गई हैं। तो उस गतिविधियों के द्वारा बच्चा आसानी से कोई भी स्किल्स को कैच कर सकता है और उसे इम्प्लीमेंट करके वो बहुत अच्छे स्तर पे जा सकता है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपडेट कराएं और मुंबई, महाराष्ट्र और भारत के लिए मेडल ले आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमलेश, आपके छात्रों के लिए विशेष संदेश आपका क्या होगा? मैं देखो अपने छात्रों को हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि कभी भी सीखना बंद मत करो। सीखते रहोगे तो हमेशा आगे जाओगे, चाहे वो आप कोई भी फील्ड में हो। आप भले डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, आप भले आप एजुकेशन के फील्ड में आ रहे हैं, आप हमारे जैसे टीचर हैं, तो उसमें हर दिन नए नए कॉम्प्लिकेशन आते हैं, हर दिन नई नई बदलाव आते हैं। तो उसको जो नया बदलाव है उसको अपडेट करो। तो इसीलिए मैं कोशिश ये रखता हूं, उनको यही बताता हूं कि सीखना मत बंद करो। सीखते रहोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, नई नई चीजें से आपको अपडेट रहोगे और आप समाज में अच्छा कार्य कर सकते हो। अच्छे विद्यार्थी होने के साथ साथ अच्छा समाज आप बनाने की कोशिश करो, ऐसा है। अगर मैं बच्चों को एक बात और बताता हूं कि कभी भी मार्क्स जो अंक होते हैं
वो उन्हें डिसाइड नहीं करते कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हो। मार्क्स आपको ये नहीं बताता कि आप कैसे हो, आपके द्वारा किया गया कार्य बताता है कि आप कैसे हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। अंक कभी भी बच्चों का पैमाना नहीं है मापने का। पैमाना नहीं है। बिल्कुल। तो ये कोशिश करो कि आपके मार्क्स कितने भी आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो। हाँ, जो आप सीख रहे हो वो आपके लिए बहुत अच्छा चीज है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने लिए या आपके आसपास समाज में थोड़ी सी भी बदलाव करते हो, एक पर्टिकुलर बच्चा भी अपने आसपास में बदलाव करता है, तो ये बहुत बड़ा फर्क होगा। जब वो बड़े स्तर पे जाएगा, एक दूसरे से जब कनेक्ट होगा, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है समाज में। आपकी कोई नई योजना है जो शिक्षा क्षेत्र में बदलाव ला सके? आजकल का जो माहौल है वो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल और ये सब टेक्नोलॉजी वाला माहौल है। इसमें क्या हो रहा है कि छोटा हो या बड़ा सबके हाथ में मोबाइल आज दिया गया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मोबाइल के द्वारा पूरे दिन उसमें ही पड़े हैं। मैं कोशिश करता हूँ एज ए स्पोर्ट्स टीचर कि हर बच्चे को एक मैदान पे आना बहुत जरूरी है। शारीरिक जो क्रियाएं हैं, शारीरिक जो वर्कआउट एक्टिविटीज है वो उसमें बहुत जरूरी है। क्योंकि देखा जाए, हम जो पुराने टाइम पे मोबाइल नहीं था तो बच्चे ज्यादा करके ग्राउंड पे होते थे, बिल्कुल। तो उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता था, हम्म। बच्चा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पे या सामाजिक तौर पे या फिर हम सांस्कृतिक तौर पे अगर हम देखा जाए, तो बच्चों में बहुत विकास होता था। बिल्कुल। बच्चे एक दूसरे को समझते थे। आजकल हर कोई चाहता है कि वो अपना इंडिविजुअल स्पेस बना ले। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा आता है या चाहे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन की मैं बात करता हूँ, आते ही कमरे में बंद होते हैं, मोबाइल लेते हैं, चालू हो जाते हैं। क्योंकि वो कोशिश ये करते हैं कि उसमें ज्यादा मजा आता है, लेकिन वो चीज उतना मजेदार नहीं। जब आप समाज में आओगे, एक दूसरे से जुड़ोगे, तो बहुत सारे आप एक्टिविटीज कर सकते हो। तो कोशिश मैं ये करता हूँ, मेरे स्कूल में मैं वही सिखाता हूँ कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मैं शारीरिक तौर से उनकी एक्टिविटीज करवाऊं, ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास करें। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में मैं उनमें अनुशासन और टीम वर्क को ज्यादा बढ़ावा देता हूं, ताकि उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाए। और उसके लिए मैं छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी करते रहता हूं बच्चों से। उनके कोलैबोरेशन स्टडीज को ज्यादा बढ़ावा देता हूं, उनके पेयर एक्टिविटीज कराता हूं। जैसे कि मैं 5-10 बच्चों का ग्रुप बना देता हूं और उनमें एक टॉपिक देके उनको बोलता हूँ भाई डिस्कस करो। सही तो है। वो चीजें आजकल जो लुप्त हो गई हैं, उस चीजों को मैं बढ़ावा देकर बच्चों से ये सब चीजें उनके विकास करने की कोशिश करता हूँ। तो आप स्पोर्ट्स में किस स्पोर्ट्स पर फोकस करते हैं? देखिए, मैं एक्चुअली देखा जाए तो मैं बेसिकली मैं स्केटर हूँ। ओके। बट साथ ही मैंने जो मैंने बैचलर और मास्टर्स डिग्री की है, उसमें केवल एक गेम तक ही कोई चीज सीमित नहीं है। ठीक। उसमें आप कोई भी गेम्स को उस गेम्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैंने हर गेम्स के लिए मैं बच्चों को बढ़ावा देता हूँ। बच्चे का जिस गेम में इंटरेस्ट है, मतलब अगर मैं बोलूंगा स्केटिंग ही करो, तो स्केटिंग उसके लिए चॉइस नहीं है। तो मैंने मेरे स्कूल में बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारी एक्टिविटीज को ओपन रखा है। ओके। बच्चे की जिस गेम में रुचि हो, उस गेम के द्वारा उसको डेवलपमेंट किया जाए। जैसे कौन कौन सा गेम है आपके स्कूल में? मेरे यहाँ देखिए तो बेसिकली देखा जाए तो स्केटिंग मैं खुद लेता हूँ, बिल्कुल। फुटबॉल है, एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में हमारे पास थ्रोवर्स हैं, शॉट पुट, डिस्कस, जैवलिन, अच्छा। बास्केटबॉल है, कराटे है, ओके। जूडो है, ओके। चेस है, कैरम है, क्रिकेट है। बिल्कुल। तो कैसा है कि आज जो बच्चा देखता है, जिस बोलते हैं ना, जिस लेवल पे वो गेम मतलब टीवी में देख रहा है, मोबाइल पे देख रहा है, वो मोबाइल पे गेम अगर फुटबॉल खेल रहा है, तो उसको देखे, कोशिश ये करेगा मुझे फुटबॉल खेलने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बच्चे के लिए उस प्रकार का माहौल तैयार करता हूँ, उस प्रकार का उसका स्किल्स डेवलप करने के लिए उनकी ट्रेनिंग्स लेता हूँ। और वो स्किल के हिसाब से कौन सा गेम में रुचि रखता है, अगर उसका शूट अच्छा है, पैर का ताकत अच्छी है, तो उसको फुटबॉल में डालूंगा। बिल्कुल। उसको मेंटली सोचने की ज्यादा ताकत है तो मैं उसको चेस में डालूंगा। बिल्कुल। वो ट्रिकी गेम खेलता है तो कैरम खेलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिजिकली जो बहुत एक्टिव है तो वो एथलेटिक्स का रन करेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकतवर है तो शॉट पुट फेंकेगा। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया है कि मैंने हर गेम्स के लिए अलग अलग फंडामेंटल तैयार किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे को जब हम आते हैं, जब जून में स्कूल चालू होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऑप्शन देते हैं कि ये चीज है। और ऑप्शन के द्वारा पहले वो उसको बच्चे की रुचि देखते हैं, और रुचि के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर वो उस गेम के करने लायक है, अगर वो नहीं कर पा रहे तो उसको ऑप्शन भी देते हैं। तो बच्चा जहां इंटरेस्ट दिखाता है वहां उस हिसाब से आता है। और उसको कोशिश रखते हैं कि
जितना लेवल उसको आगे मोटिवेट कर सके, बिल्कुल। प्रोत्साहन देते रहते हम्म। हैं। और उसका नतीजा आज हमारे पास है। हमारे पास आज स्कूल में केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, हमारे पास आज नेशनल लेवल बहुत के बढ़िया, बहुत स्केटर्स हैं, हम्म, एथलीट्स हैं, शॉर्ट पुट थ्रोवर्स हैं, ओके ओके। और अलग अलग लेवल के गेम्स तैयार हो रहे हैं और प्लेयर तैयार हो रहे वो आपका जो ध्यान है वो स्केटिंग पर ज्यादा है, तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए स्केटिंग सीखने के लिए? हैं। स्केटिंग के लिए एक्चुअली कैसा है कि हम कम से कम 3 साल से बच्चों से स्टार्ट करते हैं, ओके। ताकि वो थोड़ा अपना फिजिकली डेवलप हो जाए। हम्म। और स्केटिंग ये गेम ऐसा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब केवल वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है, फिजिकली, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हैंड मूवमेंट ज्यादा होता है, बैलेंस, बैलेंसिंग होती है, बिल्कुल। लेग मूवमेंट होती है, बिल्कुल। बॉडी को झुकाव रखना होता है। हम्म। तो बॉडी के शरीर के हर अंग, हर पोजीशन को होता है, डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा होता है बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। जो कि बच्चों के लिए आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा जब मेंटली स्ट्रांग रहेगा, वो किसी भी प्रकार की स्टडी हुई, कोई भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन रहेगा, वो उसे झट से पार करेगा। हर चुनौती को पार पा सकता है। यस, यह स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी ये भूमिका है। यस, यस। तो इसमें कुछ डाइट प्लान भी होता है क्या स्केटिंग में? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जैसे? जैसे कि अभी देखिए, छोटे बच्चों को तो हम लोग ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते। पहले हम क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को जितना ज्यादा रुचि हो गेम को, हम केवल मेडल, इंटरेस्ट, हाँ, पहले उसमें इंटरेस्ट। यस सर। ओके। केवल हम गेम को बोलते हैं ना, केवल खेलने के लिए नहीं खेलते, पहले बच्चे का मजा की तरह कोशिश करते कि वो बच्चे को एंजॉय करे। एंजॉय करे। मेडल तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जब बच्चा एंजॉय करेगा, मजे से करेगा, तो अपने दिल लगा के खेलेगा, डेडिकेशन के साथ खेलेगा। यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने आप ही, बच्चा अपने आप नेचुरल परफॉर्मेंस देगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब नेचुरल परफॉर्मेंस देगा तो अपने आप ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा, तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। नहीं, एकदम फ्री होकर के। यस, अगर मैंने उसको बोला कि आपको जीतना ही है, मेडल लाना ही हाँ, है, फिर वो प्रेशर हो गया, वो दबाव में खेलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये केवल मैं स्केटिंग के लिए ही नहीं, बच्चा जिस फील्ड में है, ये कॉमन इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बच्चा आप अपना बेस्ट करो, बेस्ट करो। बिल्कुल। और उसका नतीजा हमारे साथ में केवल स्केटिंग के से रिलेटेड नहीं, हर गेम में दिखाई देता है। और आज हम एक अच्छे स्तर पर जैसे ही जाने माने जाते हैं। तो स्केटिंग के लिए जो है सुबह करना सही है, शाम में? इस तरह के सवाल उठते हैं, सुबह करें, शाम में करें, खाना के बाद करें, खाना के पहले करें? देखिए क्या है कि फिर कपड़ा कैसा पहनना चाहिए, ढीला ढाला, टाइट? जी, जी। तो ये सब बहुत सारे सवाल उठते हैं देखिए, स्केटिंग हर से। गेम के लिए अपनी एक वेशभूषा तैयार की जाती है, ओके। ताकि वो प्लेयर उसमें कंफर्ट हो। बिल्कुल। ऐसा है। तो स्केटिंग में कैसा होता है कि उनको फिटिंग टाइट्स टाइप का यूनिफॉर्म होता है, स्केटिंग कॉस्ट्यूम बोला जाता है। अच्छा, उसके स्किन सूट होते हैं, फिटिंग रहते हैं, ओके। ताकि बच्चा कंफर्टेबली हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट कर सके। अगर ढीला ढाला रखा तो वो जब दौड़ेगा, या तो कभी कभी क्या होता है, बच्चों में भी आपस में किसी का बैलेंस लूज हुआ, तो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश में रह जाते हैं, तो वो खुद तो गिरा, दूसरे को भी गिरा। तो एक उनकी अलग से वेशभूषा हर गेम के लिए तैयार है। तो स्केटिंग का उसी तरह से है। ओके। और वो बच्चा अपना नेचुरल गेम खेले, उसके लिए उसका परफॉर्मेंस लिया जाता है। ओके। और डाइट प्लान कैसा होगा? डाइट प्लान एक्चुअली कैसा होता है कि आप जैसे बता रहे हैं कि कोई भी टाइम पे एक्टिविटी नहीं करना है, कभी भी खाने पीने के लिए जब हम खाए पिए तो इमीडिएटली नहीं करना चाहिए। फिर भी कितना समय का अंतर होना चाहिए? कम से कम खाना खाने के बाद तो 3 घंटे का एक अच्छा अंतराल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। ये ब्रेक होना बहुत कॉमन है। और या फिर दौड़ के आए तो तुरंत पानी भी नहीं पीना चाहिए, ये सब चीजें हैं। अच्छा। और विशेषकर अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं या स्केटिंग के पर्टिकुलर बात करूं, तो मॉर्निंग या इवनिंग दोनों भी सेशन बहुत अच्छा है। ओके। जनरली मॉर्निंग में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेश होता है, तो उसका नेचुरली एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। बिल्कुल। और इवनिंग सेशन में जब हमारे पास समय नहीं तो हम इवनिंग में भी कराते हैं। और विशेषकर जो प्लेयर्स होते हैं तो उनकी तो डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ओके। तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग या फिर थोड़ा सा लेट इवनिंग करके उनकी प्रैक्टिस की जाती है। और विशेषकर यहाँ पर जो शहर का जो अपना मुंबई का माहौल है, तो यहाँ पर तो बहुत समय की बहुत कमी होती है। तो जो सेशन चलते हैं वो इवनिंग सेशन में, क्योंकि उस समय बच्चे ज्यादा फ्री होते हैं। और विशेषकर जब बच्चे खिलाड़ी बनते हैं तो उनके लिए एक अलग से स्पेशल कोचिंग की जाती है। तो जिस प्रकार हम लोग आगे बढ़ाते हैं बच्चों को। तो हफ्ते में कितना दिन प्रैक्टिस करना चाहिए, और एक दिन में कितना, मतलब एक दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए? जी, हफ्ते में तो हम लोग 2 से 3 दिन करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है। और 1 घंटा बहुत इनफ हो जाता है। और साथ ही हम बच्चों को फंक्शनल एक्टिविटीज कराते हैं। फंक्शनल एक्टिविटीज मतलब इन द सेंस उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है। अच्छा। केवल स्केटिंग, अच्छा, वार्म अप के साथ साथ उसमें
एक विशेष स्केटिंग की अलग एक्टिविटीज होती है। अच्छा, अच्छा, जहां पर वो अपनी बैंडिंग की प्रैक्टिस कर सकता है, ओके, हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस अच्छा, कर अच्छा, सकता अच्छा, है, लेग को स्ट्रेच करने की प्रैक्टिस। अच्छा, अच्छा, मतलब जैसे- कई तरह के एक्शन जुड़े हुए हाँ, हैं जो उनकी स्केटिंग। वो उसको हम स्पेशलाइजेशन एक्सरसाइज बोलते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, उससे क्या होता है कि बच्चा एक्चुअली इंड्योरेंस वगैरह सभी चीजें एक्टिविटीज अपना डेवलप करता है। ओके। जैसे कि अगर जूडो कराटे है तो उसमें स्ट्रेचिंग की ज्यादा अहमियत है कि बच्चा स्ट्रेच होना चाहिए, बिल्कुल। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस गेम में भी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट जरूरी होती है, तो अच्छा। उसके हिसाब से हम लोग उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज तैयार करते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत और एक्सरसाइज के साथ साथ उनको स्केटिंग के साथ साथ हम उनको पहले वार्म अप जो सेशन होता है उसमें वो एक्टिविटीज कराते हैं, जी। फिर स्केटिंग कराते हैं। स्केटिंग में भी उनको स्पीड का ज्यादा इंप्रूवमेंट लेना है तो ओके। उनकी फंक्शनल एक्टिविटीज में लेग मूवमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी होती है। बच्चों की पैर की ताकत जो है, स्ट्रेंथ जो है, उसको इंप्रूव करती है। बच्चा जो है स्केटिंग चुनता है तो करियर में क्या कैसे मौके आएंगे उसको, क्या क्या मौका मिलेगा उसको अगर देखिए, skating आज सरकार ने बहुत सारी ऑप्शंस दे रखे हैं स्पोर्ट्स के लिए। अगर जैसे स्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्केटिंग से आज हमारा ये जो गेम है ओलंपिक्स में जुड़ने जा रहा है। अच्छा, स्केटिंग जी हाँ, पहली बार। जी हाँ, ऑलरेडी जो जुड़ चुका है। अगले आने वाले ओलंपिक में हमारा ये गेम आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के आनंद कुमार जी ने गोल्ड मेडल मारा है एशियन चैंपियनशिप। अच्छा, अच्छा, स्केटिंग में। यस सर। ओके। और बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं। खेलो इंडिया के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। ओके। और ये केवल अब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे ही सीमित नहीं है। आज हमारा स्केटिंग वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। तो बच्चे जो हमारे यहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल सकते हैं और अपने करियर को, आप अपने भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एज ए करियर अगर आप चूज करते हैं तो उसके लिए जैसे मैंने स्पेशलाइजेशन किया है, अपने स्पेशलाइजेशन उसमें गेम में इम्प्रूवमेंट कीजिए और आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद आपका विशेष बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री होती है। ओके। और उसके बाद अगर आप प्लेयर हो तो प्लेयर के द्वारा आप कोचिंग कर सकते हो। आप एक किसी स्कूल में या कॉलेज में जाकर अपने ट्रेनिंग दे सकते हो और अपने एक आत्मसम्मान भरा एक करियर चूज कर सकते हैं। कहने का मतलब होगा कि स्केटिंग चुनने के बाद आपको करियर बनाने को लेकर के कोई टेंशन नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। ओके, ओके, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्केटिंग किए अब फ्यूचर में क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी कोई नहीं। मतलब हाँ, अगर आपने प्लेयर हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप एक रास्ता चूज कर सकते हो। ओके, और ओके। आगे बढ़ सकते हो। तो इतनी सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद कमलेश। धन्यवाद। तो दोस्तों, कमलेश बाबूलाल यादव की यह यात्रा साबित करती है कि एक शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं, इंसान बनाता है। डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए कमलेश ने दिखाया कि समर्पण और प्रेम से शिक्षा में क्रांति लाई जा सकती है। उनका संदेश हमें याद दिलाता है, हर बच्चे में एक बीज होता है, बस उसे सही मिट्टी और पानी चाहिए। भाऊराव पाटिल जी ने सपना देखा था गांव-गांव में शिक्षा की ज्योति जलाने का, और आज कमलेश जैसे योद्धा उस मशाल को थामे हुए हैं। उनके हाथों में ट्रॉफी नहीं, हजारों बच्चों का भविष्य है। उनकी मुस्कान में लाखों सपनों की उड़ान है। तो आइए आज हम सब वादा करें, हम अपने शिक्षकों को सिर्फ धन्यवाद नहीं, सम्मान देंगे। हम अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स नहीं, मूल्य देंगे। कमलेश सिर्फ शिक्षक नहीं, एक जिंदा प्रेरणा है। आपके जैसे शिक्षकों की वजह से यह देश अभी भी सपने देखता है। तो दोस्तों, अगर यह इंटरव्यू आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने शिक्षक को टैग करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रंगारंग इंडिया में हर शिक्षक की कहानी आपकी कहानी है। कमेंट में लिखें आपके जीवन का सबसे प्रेरक शिक्षक कौन है। रंगारंग इंडिया के साथ बने रहें, क्योंकि हर कहानी में एक सबक छिपा है। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय हिंद। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।